नमस्कार प्यारे मित्रों, पावर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि अपन एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं आधुनिक भारत की, भारतीय राज व्यवस्था की और मैथमेटिक्स की। तो भारतीय राज व्यवस्था में अपन ने पहले जो चैप्टर पढ़ा है उसका नाम है भारतीय संविधान, भारतीय राज व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। यानी सन 1857 की क्रांति से 1947 की आज़ादी तक के जितने भी एक्ट हैं वो पढ़े हैं अपन ने, और कंपनी शासन 1773 से लेके 1857 तक जितने भी एक्ट हुए हैं कंपनी शासन के तहत वो सारे एक्ट अपन ने पढ़े हैं। तो उनसे रिलेटेड कुछ MCQs, कुछ PYQs लेकर आए हैं, तो आज उनको कर लेते हैं जिससे अपनी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और ये सीरीज़ पूरी होने तक आपका कोई सा भी एग्ज़ाम हो उसके अंदर डेफिनेटली आपको इस चीज़ से हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य 1932 में एक पूना पैक्ट होता है, तो उसका प्रावधान क्या था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी उस टाइम पूना के जेल में थे, तो वहीं पर ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी उनसे मिलने गए थे, तो वहाँ पे प्रावधान हुआ था, एक समझौता हुआ था, तो वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, भारत के लिए डोमिनियन स्थिति बनाए जाने का, या मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, या निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र। डी कहता है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के मध्य जो समझौता हुआ है उसका आंसर है इसका डी, यानी आरक्षण भी चाहिए और सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र भी उनको चाहिए। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से संबंधित करना है। ठीक है, इधर सन दे रखा है, ये सन है, और ये इधर सूची 1 के अंदर जो भी प्रोग्राम हुए थे उस टाइम वो दे रखे हैं। तो बताइए सूरत विभाजन कब हुआ था, सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ, सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ, और पूर्ण स्वराज्य संकल्प कब हुआ? जो सूरत अधिवेशन है वो हुआ था 1907 में, 1907 में हुआ था। इसके बाद आ जाता है सांप्रदायिक अधिनिर्णय। अब ये देखिए इसमें 1907 कहाँ है, यहाँ पे, यानी पहले में क्या आएगा 4। ऑप्शन में देखते हैं 4, ए में 4, ए में 4, ए में 2, ये तो होंगे नहीं, ये तो कट गए। अब इन दोनों में से अपने को चूज करना है। अब ये बी है, बी के अंदर भी अपने को 3 दे रखा है, तो बी भी 3 हो जाएगा यहाँ पे। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? 1932 में हुआ था। ये भी फ्री हो गया, ये भी फ्री हो गया। इसके बाद सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज्य का संकल्प। अब ये देखना है कि अगर सर्वदलीय सम्मेलन आपको याद नहीं आ रहा तो पूर्ण स्वराज्य का संकल्प कब लिया गया था? पूर्ण स्वराज्य का संकल्प लिया गया था 1929 में। तो चौथे के अंदर एक आएगा, ये आ गया। तो सी में क्या आएगा? सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। जो सूरत अधिवेशन हुआ था इसी के अंदर कांग्रेस 2 भागों में विभक्त हो गई थी, गरम दल और नरम दल। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? देखिए मैंने जो पढ़ाया था आपको पहले चैप्टर, उसी के अंदर सारी डिटेल है। जितने भी क्वेश्चन अपन करेंगे उसी के अंदर मिल जाएंगे। कुछ एक आध क्वेश्चन है जैसे पूना पैक्ट, ये हिस्ट्री के अंदर भी अपन पढ़ेंगे, तो इसके अंदर आपको ध्यान देने के लिए ठीक है, अच्छी बात है। अधिनियम में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो इसका आंसर होगा भारत परिषद अधिनियम 1861। और ये अध्यादेश कब तक जारी रहेगा? 6 माह तक। और ये अध्यादेश कब जारी करेगा? आपातकाल की स्थिति में। जब भी आपातकाल होगा तो ये अध्यादेश जारी करेगा। इसके लिए उसकी जो समिति बनाई गई थी, जो इसकी सलाह के लिए, इसकी सहायता के लिए जो बनाई गई थी, उसका लिए बाध्यकारी नहीं रहेगा और ये अध्यादेश खुद से जारी कर सकता है, जिसकी समयावधि क्या है? 6 माह। और ये कौन से एक्ट के तहत हुई थी? भारत परिषद अधिनियम 1861। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है कि अगस्त घोषणा किसने करी, अगस्त प्रस्ताव किसने करा,
अगस्त संकल्प किसने करा और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किसने करा। तो इसमें अगर अपन देखें तो जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस है ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा आयोजित थी। जो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई गई थी? 16 अगस्त 1946 को ये मनाई गई थी। इसलिए प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस को कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो ये देखिए डी में 3 कौन सा है? ये डी, ठीक है, डी में 3 ये एक ही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अब चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। पहले में है 2, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू ने करी थी। और अगस्त जो प्रस्ताव है, अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लेन लिथमो द्वारा की गई थी। इसके बाद जो अगस्त संकल्प है वो डेफिनेटली महात्मा गांधी जी द्वारा किया गया था। ठीक है, क्लियर। तो जो भी आपको ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से अगर एक भी आपको आता है तो आप उससे मिलान करिएगा और उसी के अकॉर्डिंग आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? देखिए जो रेगुलेटिंग एक्ट है सन 1773 में पारित किया गया था ब्रिटिश संसद द्वारा, क्योंकि वो EIC पर नियंत्रण करना चाह रही थी, इसीलिए उसने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 लेके आया। इस जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, इसके बारे में डिटेल के अंदर मैंने पिछले वाले लेक्चर में बता रखा है, तो वो अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाके देख लें, उसके बाद ही आप ये MCQ सीरीज दें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत सरकार के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो कौन सा एक्ट था जिसके तहत जो गवर्नर जनरल है, बंगाल का गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार, तो वो हुआ था सन 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। ये एक महत्वपूर्ण लाइन है जो मैंने उस लेक्चर में नहीं पढ़ाई थी, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसके अंदर ये क्वेश्चन डाल दिया ताकि अगर ये आ भी जाए बाय चांस तो आप उसको सॉल्व कर सकें। तो जो गवर्नर जनरल था उसके द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया। अब आप मुझे कमेंट करके बताएं 1786 में गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था और उसी ने ही अस्वीकार करने का प्रावधान क्यों किया? उससे पहले तो समिति ही जो मानेगी वही गवर्नर जनरल को करना पड़ेगा। ठीक है, ये ऐसा एक गवर्नर जनरल आया था जिसने शर्त रखी थी कि मैं भारत में तभी जाऊंगा जब मेरा ही आदेश या मेरा ही जो नियम है वो मान्य हो, मुझे बाध्यकारी नहीं किया जाए समिति का आदेश मानने के लिए। तो आप कमेंट करके बताइएगा ये कौन सा गवर्नर जनरल था। आगे चलिए। 7वां क्वेश्चन कहता है महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त कब की गई? ये की गई 1858 में, क्योंकि 1857 में क्रांति हुई, 1858 का एक्ट आया जिसके तहत महारानी विक्टोरिया को सामग्री मतलब भारत का जो ताज है वो बनाया गया कि आज से ब्रिटिश सरकार का यहाँ पे हुकूमत होगी। आगे चलें। 8वां क्वेश्चन है सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, बिल्कुल पूरा नहीं किया। हड़प नीति तो चलती रही। देशी रजवाड़ों को यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, ये बिल्कुल सही है। ये काम ब्रिटिश सरकार ने बहुत अच्छे से किया कि देशी रजवाड़ों की जो स्थिति है चाहे वो कैसी भी हो उसको वैसी ही बनी रहने दी जाएगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी जाएगी। तीसरा देख लेते हैं भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिल्कुल नहीं दिया गया। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों से में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह भी गलत। हस्तक्षेप तो करेंगे वो, फूट डालो राजनीति वाली बात है। आगे चलें। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, और ये कब आया था मिंटो मार्ले सुधार? यह आया था 1909 में।
ठीक है। तो उसके अंदर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली का मतलब क्या है कि मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन, अलग से निर्वाचन क्षेत्र, अर्थात इसका मतलब है कि मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते हैं, हिंदू सिख ईसाई कोई नहीं दे सकता, मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते हैं। ये सांप्रदायिक प्रणाली ये मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत लाई गई थी। आगे चले, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में, ऊपर बता दिया, बी आंसर है। आगे चले, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा ये करा गया था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 के तहत। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? देखिए, द्वैध शासन प्रणाली 1935 में आई थी, प्रांतीय व्यवस्था 1919 में आई थी, संघीय व्यवस्था 1935 में आई थी। तो संघीय प्रतिनिधित्व व्यवस्था 1909 में आई थी, जिसे मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदायिक व्यवस्था करी गई थी, तो वो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में कही गई थी बात। द्वैध शासन प्रणाली 1935 में आई थी, प्रांतीय व्यवस्था 1919 और संघीय व्यवस्था 1935 में आई थी। क्लियर? आगे चलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड ये कब आया था? यह आया था 1919 में। ठीक है, तो इसका जो प्रावधानों का सार क्या था? राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था, राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो देखिए, जो प्रांतों में दोहरा शासन था ये 1919 में आया था, ठीक है, और राज्यों की स्वायत्ता 1935 में थी। हिंदू मुस्लिम हेतु अलग निर्वाचन 1909 के अंदर था, राज्यपाल की वीटो शक्ति 1935 में थी। तो ये सारे प्रावधान हुए थे। ठीक है, क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे चलते हैं। 1946 का जो कैबिनेट मिशन था उसमें 3 मंत्री शामिल थे, तो उनमें से कौन सा नहीं है ये कह रहा है। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है एलक। एलक याद होने पे ये तीनों जो मंत्री हैं, कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया था, 24 मार्च 1946 को जो आया था, उसके अंदर 3 सदस्य थे। एक तो थे एलेक्जेंडर, लॉरेंस और क्रिप्स, ये 3 सदस्य थे। तो देखिए, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हो गया, अलेक्जेंडर हो गया, क्रिप्स हो गया, तो लॉर्ड एमरी, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी इसका सदस्य नहीं था। 15वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन, प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, पाकिस्तान की स्वीकृति, संविधान निर्माण का अधिकार। कैबिनेट मिशन योजना जो थी उसमें संविधान निर्माण का अधिकार दिया गया था कि आप अपना संविधान खुद बना सकते हैं। भारतीय सदस्यों का अंतिम मंत्रिमंडल भी कैबिनेट मिशन के तहत ही हुआ था। प्रांतीय समूहीकरण भी इसी योजना के तहत हुआ था, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। लेकिन जो पाकिस्तान की स्वीकृति हुई थी वो माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी। पाकिस्तान की स्वीकृति कैबिनेट मिशन की योजना के तहत नहीं हुई थी। किसके तहत हुई थी? माउंटबेटन योजना के तहत हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? भारत का संविधान लागू होने तक, स्वतंत्रता के पश्चात, जैसे संविधान बन रहा है अपना, तो जब तक संविधान लागू नहीं हुआ, लागू कब हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और आंशिक रूप से कब लागू हुआ था? ये हुआ था 29 नवंबर 1949 को। ठीक है, तो ये देखा जाए कि उससे पहले अपने को आज़ादी मिल गई 15 अगस्त 1947 को, तो 15 अगस्त 1947 से बाद और 26 जनवरी 1950 से पहले ये जो अपना जो भारत का जो शासन था वो किस एक्ट के तहत चलाया गया? तो वो चलाया गया था 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। क्लियर? ये मैंने सारे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा दिए हैं। अभी बस एमसीक्यू ओपन कर रहे हैं जल्दी जल्दी, ताकि अपना रिवीजन हो जाए। आगे चलो, 17वां क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? देखिए, सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना ये किस में जानी जाती है? ये जानी जाती है माउंटबेटन योजना, जिसके अंदर ये कहा गया
कि अपन 3 जून 1947 को भारत छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ा कब था? 15 अगस्त 1947 को, क्योंकि इसी के अंदर भारत पाकिस्तान का विभाजन भी माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। ठीक है। मार्लेमेंटो योजना ये आई थी 1909 में, आपको ध्यान है। वेवल योजना क्या है? वेवल योजना ये है कि विदेशों के मामलों से संबंधित किसी भी प्रकार का निर्णय के लिए परिषद के अंदर, भारत परिषद के अंदर एक सदस्य नियुक्त किया जाएगा। तो वो कौन सी योजना के तहत था? वेवल योजना। डुरंड योजना, भारत और अफगानिस्तान की सीमा निर्धारण करने के लिए डुरंड योजना, डुरंड आयोग बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है? मार्लेमेंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सही है। भारत सरकार अधिनियम 1935, स्वशासन, ठीक है। संविधान जो कैबिनेट मिशन है ये भी सही है, 1935 में स्वशासन हुआ था। कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये गलत जवाब है। जो साइमन कमीशन आया था ये जो 1919 के अंदर जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट आया था उसकी समीक्षा करने के लिए लाया गया था। तो 1919 में प्रावधान किया गया था कि 10 वर्ष बाद इस अधिनियम की 1919 एक्ट की समीक्षा करी जाएगी, उसी के लिए साइमन कमीशन आया था। तो एक नारा भी लगा था, गो साइमन, क्योंकि साइमन कमीशन के अंदर जितने भी सदस्य थे वो सभी अंग्रेज थे, इसीलिए इसका बहिष्कार किया गया था। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ठीक है। अब देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1919, 1935, 1909, 1861 और 1858। अब इनके अंदर क्या क्या? प्रांतीय स्वायत्तता तो मुझे पता है 1919 में आई थी। ठीक है। इसके बाद सांप्रदायिक निर्वाचन यह आया था 1909 के अंदर। ठीक है। भारत परिषद अधिनियम 1861। प्रांतों में द्वैध शासन कब से आया था? यह आया था 1935 में। और जो सती प्रथा का अंत हुआ था वो था 1861 में। और ब्रिटिश शासन शक्ति में आया था 1858 में। तो चलिए अब इनका मेन करते हैं। सबसे पहले एक देखते हैं किस में है, सी और डी, यानी ए और बी तो गया। पहले में एक सही है, दूसरे में 4 बता रखा है, दूसरे में ये भी गलत है। तो आंसर क्या जाएगा? डी हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। पहले में 1 आ गया, प्रांतीय स्वशासन। दूसरे में 3 आ गया, प्रांतों में द्वैध शासन आ गया। तीसरे में 4 आ गया, ठीक है। सी में 4 आ गया, सांप्रदायिक निर्वाचन। और ई के अंदर 5 आ गया, ब्रिटिश शासन शक्ति में आ गया। आगे चलते हैं। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किसमें शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान। भारत सरकार अधिनियम 1919, जी नहीं। अगस्त प्रस्ताव 1940, जी नहीं। कैबिनेट मिशन प्रस्ताव, नहीं। यह आएगा आंसर इसमें। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान किया गया। आगे चलते हैं। 21वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन 1935 के तहत लाया गया था? भारत शासन अधिनियम 1991, ये भी नहीं। 1909 भी नहीं। 1989 भी नहीं। तो क्या आएगा इसमें आंसर? ए। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था। और प्रांत में कब किया था? 1919 में। ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम बिल्कुल 1935 में किया गया था। संघीय प्रणाली, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया आपको। 23वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी 1919? बी। भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो उसका आंसर है 1858 में। भारत सचिव पद का 1857 की क्रांति हुई, उसके बाद 1858 में भारत सचिव का एक पद जो ब्रिटेन में बैठेगा, ब्रिटेन की संसद में बैठेगा, उसके लिए ये किया गया था। और इसके लिए 16 सदस्यीय एक समिति का भी गठन किया गया था, जिसका अध्यक्ष भारत का सचिव था। आगे चलता है। ठीक है, अपने ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पे। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ही आप इनको पढ़ो तो इनका पढ़ने का एक और तरीका होता है, जैसे मार्लेमेंटो सुधार 1909, इसके बारे में पूरा डिटेल में जो मैंने लेक्चर दे रखी है, ठीक है, उसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हो। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1961 आप पढ़ लो, 1858 वाला पढ़ लो। तो इससे क्या है कि आपके ये सारे चैप्टर और कंप्लीट हो जाएंगे।
तो एक बार पहले आप वो लेक्चर पढ़ें, उसके बाद ये MCQ दें, डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में अपन करेंगे कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन हुए हैं उसके बारे में एक बार अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। जितने भी कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं, कांग्रेस 1885 से अस्तित्व में आई, किसने उसको बनाया, उसके कौन कौन से अधिवेशन हुए, महत्वपूर्ण अधिवेशन कौन कौन से हैं और उनमें क्या क्या अपने को याद करना है, तो ये सारी चीज़ें अपने को अगले लेक्चर में मिल जाएगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।